हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहाँ पर हम जो है वो अर्ली वैदिक एज के बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने उनकी पॉलिटी तक देखा था कि उनकी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता आ रहा था या चलता था, या किस तरीके से क्या कौन कौन सी असेंबलीज होती थी। ठीक, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज का जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अब हमारा ये चीज टॉपिक रह गया था कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से होते थे, यानी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है जब होता था तो किस तरीके से होता था। आइए उस चीज के बारे में देखते हैं कि आर्यंस जो है वो बेसिकली दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। यानी जब वो बाहरी लोग हैं, बाहर से आएंगे तो यहाँ के अंदर जो इंडिजिनियस पीपल होंगे उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्फ्लिक्ट तो वो हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होता था, जो आपस में वो उनके कबीले, आर्यंस के ही कबीले आपस में लड़ते थे। तो सेम चीज, ये आपस में आर्यंस जो है वो कितने ट्राइब्स में डिवाइड हुए थे, 5 ट्राइब्स के बीच में जो आपस में लड़ते रहते थे, जिनको पंचजन्या भी कहा जाता था, यानी 5 ट्राइब्स। ठीक, उन ट्राइब्स का नाम है पुरुष, अनस, द्रुह्यु, यादोसन, तुर्बासुस। ये 5 ऐसे ट्राइब्स थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और जो बाकी हैं वो नॉन आर्यंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में आते थे। उसके बाद भारता एक ऐसा रूलिंग क्लैन था, भारता जिससे हमने पढ़ा कि जैसे हमने इंडिया का जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा था तो भारत नाम कहाँ से आया, ये वही वाला क्लैन है। ठीक है, रूलिंग क्लैन है जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था, प्रीस्ट वशिष्ठा। ठीक, और उसको कौन अपोज कर रहा था, 10 चीफ। 5 उसमें से कौन थे, आर्यंस के ही हेड थे, और बाकी जो है वो कौन थे, नॉन आर्यन पीपल। तो यही से हमें जो है वो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है, वो कौन से ट्राइब्स से, पंचजन्य। यही आर्यंस, यानी ये वाला भी आर्यन है, आर्यंस ही आर्यंस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पहली उनका कंफ्लिक्ट हमारा क्लियर हो गया कि वो आपस में लड़ते थे। दूसरा कंफ्लिक्ट के उसमें से 10 चीफ में से 5 चीफ जो है वो कहाँ के थे, नॉन आर्यंस। तो दूसरा हमने देख लिया कि वो किसके साथ लड़ रहे हैं, यहाँ के इंडिजिनियस पीपल के साथ। देन इस ग्रुप को जो सपोर्ट दूसरा प्रीस्ट कर रहा था, बट इस ग्रुप को लीड जो है वो कौन कर रहा था, प्रीस्ट विश्वामित्र। ठीक, अब इनके अंदर क्या होता है कि लड़ाई होती है उन 10 चीफ्स की, जो किस रिवर के ऊपर लड़ी जाती है, मॉडर्न डे रवि, जिसको एंशियंट टाइम्स के अंदर पुरुषनी कहा जाता था। ठीक, तो इसके अंदर विक्ट्री, जब वो लड़ाई हुई, जंग हुई, सारी चीजें हुई, तो उसके अंदर विक्ट्री जो है वो भारता चीफ सुदस को मिली। जब उसको विक्ट्री मिली तो उसके बाद उसने भारतास की सुप्रीमेसी को कायम किया, यानी अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश किया। इसी वॉर को दरसरजना वॉर भी कहा जाता है, इस वॉर को एक नाम दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पॉलिटी देख ली अब किस तरीके से चलती थी, हमने बाकी उसके एस्पेक्ट्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि उनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ अर्ली वैदिक पीपल की किस तरीके से थे, क्या उनका रहना सहना, पहनावा क्या था, खाते पीते क्या थे, या सोसाइटी के अंदर डिवाइड किस तरीके से वो थे, वुमेन्स की पोजीशन क्या थी। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब किसी भी सोशल स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट, बेसिक पार्ट फैमिली होती है, और फैमिली के अंदर ब्लड रिलेशंस होते हैं। ठीक, तो वही चीज ये कह रहा है कि किनशिप जो है, यानी ब्लड रिलेशंस, वो एक सोशल स्ट्रक्चर का मेन बेस था। और कोई भी इंसान किस तरीके से पहचाना जाता था, उसके कबीले से आइडेंटिफाई किया जाता था कि वो किस क्लैन का या किस कबीले का जो है वो बाशिंदा है, यानी इंसान है। ठीक, जैसे जैसे इसका हमें पता चलता है जब हम ऋग्वेदिक किंग्स के नाम देखते हैं सेवरल बुक्स के अंदर, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो किस कबीले का है। यानी हमें पता है आर्यंस ही है, बट जैसे हमने भारता क्लैन के बारे में देखा तो उनके नाम की एक स्पेसिफिक पहचान होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किंग जो है वो कहाँ से है, इस क्लैन से है। तो इस तरीके से पहचान होती थी लोगों की। अब लोग जो है उस टाइम पर, जैसे नेशनलिज्म, ये सारी चीजें कुछ नहीं थी। उस टाइम पर लोग जो है वो अपनी वफादारी अपने कबीले को, ट्राइब को जो है वो क्या करते थे, शो करते थे, और उन्हीं ट्राइब्स को क्या कहा जाता है, जना। ठीक, और यही जना जो है वो आगे जना हो गया, यानी स्मॉल किंगडम्स।
ठीक, अब यही किंगडम्स जो है जाकर आगे महाजनपद बनते हैं, ठीक है, जनपद बनते हैं, देन महाजनपद बनते हैं, जो हम फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये जो जना है ये लार्जेस्ट यूनिट हो गया, क्या हो गया, लार्जेस्ट यूनिट हो गया सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। क्या है जना, कौन है, कबीला, ठीक, पूरे कबीले के लोग जो है वो आगे जना के अंदर, और जिसका मेंशन हमें बार बार वेद के अंदर मिलता है। जैसे राजा या गोपति जो है वो क्या होते थे, कबीले के चीफ होते थे, हेड होते थे, ये वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद राजन्य जो है वो कौन होते थे, वॉरियर ग्रुप्स, यानी कि जो लड़ाइयों के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, जो अपने इनको कबीले को बाहरी उससे नुकसान से बचाते थे, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कोई हो जाता था तो उनको बचाते थे, उसको हम बोलते हैं राजन्यास। देन हमारे पास आता है जो फैमिली के लिए हमें टर्म दिखती है कि फैमिली को डिनोट करने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज द कुला, ठीक, जो ऋग्वेद के अंदर जिसका मेंशन हमें मिलता है। और बेसिक सोशल यूनिट जो है फैमिली का, जो है सोसाइटी का, वो क्या होती है, फैमिली होती है। ये हमारे पास, हम कॉमन सेंस अगर यहाँ पर लगाए तो सेम चीज हमें याद रह जाएगी। उसके बाद वही बेसिक यूनिट था जो प्रोड्यूस करता था, खुद चीजें प्रोड्यूस करते थे और खुद ही कंज्यूम करते थे, ठीक। फैमिली के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया कुला, विलेज के लिए किया गया ग्रामा, क्लैन के लिए किया गया ओपिस, और पीपल के लिए किया गया जना वर्ड का इस्तेमाल। कंट्री के लिए किया गया राष्ट्र, जो आज भी हम बोलते हैं। उसके बाद गृह वर्ड जो है वो भी एक कॉमन टर्म थी, किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, फैमिली को डिनोट करने के लिए। नपत्री जो है वो भी एक कॉमन टर्म है, किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, कजिन्स के लिए, भतीजे भांजे, ग्रैंडसन्स के लिए, ठीक है, पोते पोतियां, दादा दादी, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ग्रैंडसन्स वगैरह। अब ये चीज इंडिकेट करता है, इनसे हमें पता चलता है कि यानी वहां पर व्हाट वाज प्रिवलेंट देयर, दैट इज द जॉइंट फैमिलीज, यानी वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। किस चीज का कॉन्सेप्ट था, जॉइंट फैमिलीज का। तो यहाँ पर आपको सवाल भी आ सकता है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का था, उनकी फैमिलीज किस तरीके की थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो आपको किस तरीके से पता चला, जो हमें पता है कि हमने नपत्री वर्ड का इस्तेमाल जो है वो देखा, जो कजन्स के लिए, नेफ्यूज के लिए, ग्रैंडसन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच क्लियरली इंडिकेट दैट देयर वाज प्रिवलेंट क्या थी, जॉइंट फैमिलीज। अब जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है, अब ये भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल ही हर चीज को लीड करेगा। तो अब एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है उसको क्या कहा जाता है, कुलप्पा कहा जाता है। होस्टाइल ग्रुप्स, दासा, दास्युन, पानी का भी हमें जो है वो जिक्र मिलता है। अब यहाँ होस्टाइल ग्रुप इन लोगों को क्यों कहा गया, क्योंकि जब आर्यंस बाहर से आएंगे, जब उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है, नॉन आर्यंस आर्यंस की बात क्यों सुनते, तो इसीलिए जब उनकी रिचुअल्स वो उस तरीके के रिचुअल्स आर्यंस के वो फॉलो नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये होस्टाइल ग्रुप है, ये हमारी बात ही नहीं मानते, ये जो है वो अनसिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं, ठीक। अब दासा का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो दासा कौन थे, दासा होते हैं स्लेव्स यानी कि गुलाम, और दास्यूज जो है यानी वो लोग थे जो काफी रिच थे, अमीर थे, उनके पास जो है वो कैटल्स, जानवर हुआ करते थे, और वो कहाँ पर रहते थे, उनके जो रहन सहन था वो फोर्टिफाइड था, यानी चार दीवारी उनके अंदर थी, यानी वो अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल जो है वो अपनी हिफाजत खुद करते थे, ठीक। अब पानीज का भी जिक्र किया गया, तो पानीज का जिक्र इसलिए किया गया कि पानीज कौन लोग थे, यानी जिनके पास बहुत अच्छी खासी मिकदार में, अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो क्या थी, खजाना था, ट्रेजर था, और उनके पास कैटल्स भी हुआ करते थे, बट वो सैक्रिफाइसेस यानी के सैक्रिफाइसेस या रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते थे। दैट्स व्हाई उनको आर्यंस ने क्या कहा, दीज वर द होस्टाइल ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स आपस में भी लड़ते रहते थे, एक दूसरे को फ्रेंड बिफ्रेंड जो है वो करते रहते थे, अलायंस बनाते थे, ठीक है, दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज द सोशल डिवीजन। किस तरीके से सोशल डिवीजन हुई, कैसे कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेट हुआ, अगर आपके साथ
कोई सवाल पूछ लेता है कि कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आता है वर्ण सिस्टम का, तो वो यही से आता है अर्ली वैदिक पीरियड से, ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर। ऋग्वेद बार बार हमें ये शो करता है कि आर्यंस लोग जो थे वो फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा कि वो नॉन आर्यंस को एक नाम से पुकारते थे, उसमें उनको कहा जाता है कि फ्लैट नोज वाले हैं ये लोग, ठीक, नॉन आर्यंस। तो यानी वहां से हमें पता चलता है, जैसे हम ऋग्वेद को भी पढ़ते हैं उधर से भी हमें पता चलता है कि ये लोग जो है वो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, बात करते थे। मोस्टली कहाँ के लोग, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, ठीक। अब वरना जो है ऐसी टर्म है जो कलर के लिए इस्तेमाल की गई, जो गोरा रंग वाले हैं और जो काले रंग वाले, ठीक। अब ये देखा गया कि आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के अंदर थे, यानी थोड़े गोरे थे, और जो यहाँ के लोग बाशिंदे थे, यहाँ के रहने वाले लोग थे, वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, ठीक। अब क्यों इसकी जो सोशल डिवीजन क्यों होती है, हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि काफी शार्प सोशल डिवीजन था उस टाइम सोसाइटी के अंदर। तो क्यों होता है ये डिवीजन? क्योंकि बाहर से आर्यंस जो है यहाँ के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको कॉन्क्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए अब सोशल डिवीजन आ जाएगी। अब जो बाहर से आ रहा है वो खुद को सुपीरियर दिखाएगा, ठीक है, सेम जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया था। बाहर से आए, उन्होंने इंडियंस को जहन के अंदर साइकोलॉजिकली खेला उनके साथ कि तुम जो है वो काला कलर जो है वो गंदा होता है, वो स्लेव्स होते हैं, ये सारी चीजें, और फेयर जो है वो सुपीरियर है। दासन दास्यूस को किन्होंने उनको कन्क्योर किया, आर्यंस ने कन्क्योर किया, उनको स्लेव्स माना गया, यानी उनको गुलाम माना गया, उनको गंदा माना गया, उनको गंदा ट्रीट किया गया, ठीक। ऋग्वेद के अंदर हमें आर्य वर्णा और दासा वर्णा के बारे में जिक्र मिलता है। आर्य वर्णा हो गए यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले, और दासा वर्णा हो गए यानी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, और ये वाले हो गए सुपीरियर, खुद को मानते थे सुपीरियर, एंड ये वाले हो गए इंफीरियर, ठीक। देन पुरुषा शुक्ता हाइमन है हमारे पास, एक वजन हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद की जो 10th मंडल है, 10th वॉल्यूम वाली बुक है, उसके अंदर हमें मिलता है कि बहुत ज्यादा शार्प सोशल डिवीजन था सोसाइटी के अंदर। और कैसे था? सबसे पहला होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये क्लासेस कहाँ से ओरिजिनेट हुई? माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फीट ऑफ द कॉस्मिक बीइंग। यानी इसका मतलब ये है कि जब हिंदुइज्म के अंदर माना जाता है कि मैंस का ओरिजिन या इन सारी चीजों का ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है? एक कॉस्मिक बीइंग, यानी जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, ठीक। तो माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं, वो ब्रह्मा के माउथ से बने हुए हैं, यानी उनके माउथ से बने हुए हैं। और माउथ एक ऐसी चीज है जो काफी रिस्पेक्टेड चीज है, ठीक। अब जो क्षत्रियास हैं वो उनकी बाजू से बने हुए हैं, ठीक। अब जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, ठीक, वो उनके माउथ से बने, दैट मीन्स वो आगे नॉलेज डिलीवर करते हैं, इसीलिए वो आगे फर्स्ट वर्ण सिस्टम। सेकंड वर्ण सिस्टम के अंदर उन्होंने डाल दिया क्षत्रियास, यानी जो रूलर और वॉरियर क्लासेस हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मा की बाजू से बने हुए हैं, जो आर्म से बने हुए, दैट मीन्स वो क्या करते हैं? अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड वन इज वैश्यास, यानी इसके अंदर फार्मर, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आ जाते हैं। तो ये वो लोग थे जो ब्रह्मा के कॉस्मिक मैन जो है उनकी थाइस से बने हुए। देन हम बात करते हैं शूद्रास, यानी वो लोग जो किसके उसमें करते हैं, जो उनके फूड से बने हुए हैं, ठीक। तो वो उसके अंदर जो आ जाते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं, यानी इन्होंने डाल दी उसमें लेबर, सर्वेंट्स। तो इन्होंने काम के आधार पर जो है लोगों को सोशली डिवाइड कर दिया, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है वुमेन्स की पोजीशन क्या थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जब हम किसी के सोशल हायरार्की के बारे में पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस टाइम पर देखते हैं कि उनका जो ये सोशल सिस्टम था वो किस तरीके का था। तो उसके अंदर हम वुमेन्स की पोजीशन देखते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी के अंदर जो है वुमेन्स का जो ये है रोल है या नेचर है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का था,
ठीक, कहीं पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि वुमेन्स जो है वो काफी इंटेलेक्चुअल थी, नॉलेजेबल थी, ठीक, वो जो है वो क्या करती थी, वैदिक हाइमन्स उन्होंने लिखे। कहीं पर हमें एविडेंस मिलता है कि वो प्रोडक्शन के उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। दुहित्री का हमें जो है टर्म इस्तेमाल होती हुई दिखी। दुहित्री मतलब वो हो गया वो औरत जो दूध गाय से जो है वो दूध लेती है, ठीक। तो इस तरीके की हमें एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स किस तरीके का था कि बहुत सारी जो डाइटीज हैं वो उस टाइम की मेल्स ही दिखे हैं, हमें कोई भी फीमेल डाइटी हमें नहीं मिला है। उसके बाद जितनी भी हायर पोजीशंस होती थी वो किसके पास थी, मेल्स के पास थी, वुमेन्स के पास नहीं थी। सोसाइटी मोस्टली पैट्रियार्कल थी, मेल डोमिनेटेड थी। और वे हमें कहाँ से पता चला, जब भी कोई भी प्रेयर की गई है जो हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिली है वो सिर्फ बेटों के लिए की गई है, कहीं भी बेटी के लिए कोई भी प्रेयर नहीं की गई, ठीक। उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज जो है वो अननाउन थी। दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है कि वुमेन्स की पोजीशन थोड़ी एलिवेटेड थी, ठीक। और वुमेन सीज भी हमें देखने को मिले, यानी कि वो औरतें जो मतलब थोड़ी किस्म की साधु संत वगैरह हम कह सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो देखो ये सारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। कहीं पर हमें एविडेंस मिलते हैं कि हाँ उनकी पोजीशन अच्छी थी, कहीं पर हमें एविडेंस मिलते हैं कि वुमेन्स के लिए कहीं पे भी प्रेयर नहीं की गई, सन्स के लिए की गई, डॉटर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं की गई। वुमेन्स के पास कोई भी हायर पोजीशन नहीं है, मेल्स के पास है। जितने भी डाइटीज है वो मोस्टली हमें कितने क्या दिखे हैं, मेल्स डाइटीज दिखे हैं। देन नॉन आर्यंस को किस टर्म से, किस नाम से आर्यंस बुलाते थे? नॉन आर्यंस वर जनरली रेफर्ड टू एज फॉलो, अव्रता। आर्यन पीपल जो है यहाँ के लोगों को कहते थे ये अव्रता है, उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी वो खुदा की जो उनके गॉड है उनकी ऑर्डिनेंसेस को, यानी उनके हुक्म की तामील नहीं करते हैं, उनके हुक्म को नहीं मानते, जिस तरीके से उन्होंने कहा है। देन अजियाज हो गए, यानी वो लोग जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते हैं। इसी आधार पर उन्होंने उनको कहा कि दे वर द होस्टाइल ग्रुप्स, ठीक। अब जो आर्यंस थे वो यज्ञ परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स वगैरह करते थे, ठीक है, तो ये लोग नहीं करते थे। अब मृदा रवाक्ष, वो लोग जिनकी स्पीच जो है वो इनडिस्टिंक्ट है, यानी वो आर्यन लैंग्वेज को नहीं बोलते। उसके बाद एनएस, यानी उनका नोज जो है वो फ्लैट है, यानी नॉन आर्यंस की बात कर रहा है ये, ठीक। और तीसरा है देवा पीयू अंत, ठीक है, देवा पीयू, यानी ये लोग जितने भी हैं नॉन आर्यंस के वैदिक गार्ड के अगेंस्ट थे ये लोग। देन हमारे पास आता है ऋग्वेदिक इकोनॉमी। हमने उनकी सोशल डिवीजन पढ़ ली, उनकी पॉलिटी पढ़ ली, किस तरीके से चलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है उनकी इकोनॉमी किस तरीके थी। तो मोस्टली उनकी इकोनॉमी जो है वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यानी पशु को पालना, ठीक है, स्टॉक रेजिंग करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग, सिर्फ इसी चीज पर मोस्टली बेस्ड थी उनकी। और प्राइमरी काम उनका ये था, सेकेंडरी काम उनका फिर एग्रीकल्चर था। कैटल ब्रीडिंग जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ठीक। उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स को वो पालते थे, ऑक्सन, काउज, गोट्स, डॉग, बुफलोस, शीप्स एंड हॉर्सेस। अब कैटल की इंपॉर्टेंस जो है हमें पता है कि बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर, और इसका स्पेशली काउ की, तो वो कहाँ से, किस फैक्ट से हमें पता चलता है कि जितने भी वेल्थी लोग थे हर किसी के पास जो है वो क्या होती थी, गाय होती थी, जिसे गोमत कहा जाता है। जैसे जनक का चीफ जिसे गोपति कहा जाता है, या उसकी डॉटर्स जिसे दुहित्री कहा जाता है, इन सब के पास जो है वो क्या होती थी, काउज होती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो काउ एक इम्पॉर्टेंट चीज इस एस्पेक्ट से भी थी जो वेल्थीनेस को डिनोट करती थी। उसके बाद अगर हमें किसी को धन देना होता था, किसी को गिफ्ट देना होता था, ठीक है, किसी चीफ को ट्रिब्यूट पे करना होता था, किसी प्रीस्ट को अगर हमने कुछ देना होता था, तो हम उसमें क्या देते थे, काउज देते थे, ठीक। देन हमारे पास आ जाता है कैटल। जो अब देखो मोस्टली इनकी जो है वो इकोनॉमी किस पर बेस्ड है, पेस्टोरल इकोनॉमी है। दैट मींस कैटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो कभी कभी यही चीज जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन, यानी लड़ाई का बाइस बन जाता था।
आपस में ग्रुप्स के बीच में रेड्स की जाती थी। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर रेड करता था, जिसके पास ज्यादा कैटल्स होंगे ऑब्वियसली वो वेल्थी पर्सन डिनोट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो अब ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर रेड करते थे। और क्यों करते थे रेड? ताकि कैटल्स को पोजेस किया जाए, अपने पास लिया जाए और वेल्थी खुद को दिखाया जाए। एग्रीकल्चर जो है वो इनकी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ऋग्वेदिक आर्यंस की, और ग्रेन्स को कलेक्टिवली यावा एंड धनिया कहा गया, जिसके अंदर बार्ले वगैरह आता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो अगर हम इसमें देखें, प्राइमरी इनकी इकोनॉमी बेस्ड थी पैस्टोरल इकोनॉमी, और सेकेंडरी चीज जो है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमारे पास हो गया प्लॉशेयर यानी हल वगैरह, ठीक है, हो यानी जिस तरीके वो ऐसे टूल जिससे हम जमीन को खोदते हैं, सिकल दरांती, ठीक, पैरास्यू जिसे एक्स यानी कुल्हाड़ी, यही जो है वो इस्तेमाल की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर एज जूम कल्टीवेशन। ठीक, यानी कोई एक जो है बुशी एरिया है या ज्यादा जो है जैसे पेड़ पौधे वहां पर लगे हुए हैं, उस एरिया को आग जलाया जाती थी, उसको क्लियर किया जाता था बिल्कुल, ठीक, फिर 2-3 साल वहां पर जो है उगाया जाता था सारा सामान वगैरह। जब वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती थी, देन दे अबेंडन दैट पीस ऑफ लैंड और दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, जब वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर लेती थी वापस से, फिर उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर किया जाता था। अब जो पेड़ जलाते थे वो, उससे जो ऐश निकलती है वो जो है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी को एनहांस करती है। तो सेम चीज ये करते थे। देन हमारे पास आता है कि इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, इकोनॉमी इनकी कैसे जो है वो अलग है, क्या फीचर्स उसके थे। यानी इनकी जितनी भी इकोनॉमी है सारी किस पे है, यानी इनकी पुरानी उस पर आधार है, पुरानी चीजों पर, ट्रेडिशनल चीजों पर बेस्ड थी। कहीं पे भी हमें आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं मिला। ठीक है, वो हमें मिलेगा महाजनपद के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक, अब वो फायर का इस्तेमाल करते थे, और क्यों करते थे फायर का इस्तेमाल? जब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको किसी चीज की जरूरत है जिससे वो उस सारे एरिया को क्लियर करें, दैट मीन्स वो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे, फायर का इस्तेमाल करते थे। जमीनें हर किसी के पास हुआ करती थी, और कल्टीवेशन जो है उसके लिए कोई भी बाहरी लोग को तैनात नहीं किया जाता था, बाहरी लोगों को हायर नहीं किया जाता था, किसी लेबर का रेफरेंस हमें नहीं मिलता, ठीक है, किसी स्लेव का रेफरेंस हमें एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग नहीं मिलता। तो वो कौन करते थे एग्रीकल्चर? फैमिली मेंबर्स ही करते थे कल्टीवेशन। पॉटरी टेक्निक जो है वो सिमिलर थी, जिस तरीके से जो टेक्निक्स, जो कलर्स, जो सारी चीजें जो है ब्लैक, ब्लू, ग्रे का इस्तेमाल करते थे, हरप्पन्स वाले सेम टेक्निक का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और हमें कौन कौन से ग्रुप्स का जिक्र इसके अंदर मिलता है? व्हील मेकर्स थे, ठीक है, स्मिथ्स एंड पॉटर्स वगैरह, क्राफ्ट्समैन, लेदर वर्कर्स जो लेदर वेदर का काम करते हैं, यही ओनली ग्रुप्स थे जिनके बारे में हमें जो है वो एविडेंस मिलते हैं और उनका जिक्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें तिजारत का बहुत लिमिटेड रेफरेंस मिलता है, जितना जैसे हमें हड़प्पन के टाइम पर मिला, आईबीसी के टाइम पर मिला, उतना रेफरेंस हमें इनका नहीं मिलता है। तो मतलब कि उनकी हो सकता है कि वो बाहरी इलाकों के साथ जो है वो तिजारत नहीं करते होंगे, आपस में ही तिजारत करते होंगे, क्योंकि हम इंटरप्रेट ही कर सकते हैं, ठीक है, रियलिटी तो हमें नहीं पता। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। जब हमें कोई कॉइन्स वाइन्स नहीं मिल रहे, बार्टर सिस्टम इस तरीके का सिस्टम होता था, मतलब मैंने अगर किसी से ग्रेन लिया, ठीक, किसी से मैंने कोई अनाज लिया, तो अगर मैंने उससे जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने मक्की का आटा ले लिया, तो मैं उसको चावल का आटा दे दूंगी। ठीक, इस तरीके से होता था कि मतलब एक्सचेंज करनी है चीजें, यानी वो करेंसी सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी थी कि वो बार्टर सिस्टम को जो है वो फॉलो करते थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है हमें उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। देन हमें पता है कि एक और एविडेंस हमें मिलता है कि एक वॉलंटरीली टैक्स चीजों पर लगता था, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बाली।
मेटल्स जो ऋग्वैदिक लोगों को जिनसे वाकफियत थी, जिस चीज से उनको पहचान थी, वो था गोल्ड, आयरन एंड कॉपर। गोल्ड को कहा जाता था हिरण्या, और आयरन को कहा जाता था श्यामा कृष्ण आयास, और कॉपर को भी आयास कहा जाता था। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो जिनसे वाकफियत कौन रखते थे? आर्यंस। दैट इज द अर्ली वैदिक। हम अर्ली, ये याद रखना, हम अर्ली वैदिक के रिगार्डिंग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। देन उनका खाना पीना क्या था, क्या चीज वो खाते थे, क्या चीज वो पीते थे। अब जब हमें पता है कि सारी चीजें कैटल उस पर बेस्ड है, पेस्टोरल इकोनॉमी है, तो वो क्या चीजें खाएंगे? मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स खाएंगे, जैसे कि कर्ड हो गया, दही, घी, फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। और भी एक चीज का जिक्र है जिसे हम बोलते हैं शीरा पका मोदनम। ऐसी चीज, ऐसा ग्रेन जिसको किसके साथ बनाया जाता था? मिल्क के साथ कुक किया जाता था। ठीक, वो लोग ये खाते थे। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ से याद रख लेंगे, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स खाते थे ये लोग, और साथ में एक ग्रेन जिसको फूड के कुक के साथ मिलकर कुक किया जाता। सेम जैसे इसको हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ओट्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम किसके साथ बनाते हैं? ठीक है, मोस्टली मिल्क के साथ ऐड करके बनाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज वैसे ही। अब काऊ जो है उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अघन्य, यानी नॉट टू बी किल्ड। तो यहां से भी पता चलता है कि ऐसी चीज जो मारने वाली नहीं है। तो दैट मीन्स ये तब भी जो है काऊ को सेक्रेड एनिमल मानते थे। फिर उसके बाद इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो हैं वो भी ये लेते थे, जिसके अंदर सूरा एंड सोमा, दो ऐसी ड्रिंक्स होती थी जिनको ये कंज्यूम करते थे। ये देख लो, ये जैसे इसके अंदर हमने याद रखाने के लिए कि आपको याद हो जाए आराम से। ठीक है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट खाते थे, दैट इज कर्ड एंड घी। ठीक, ये हो गया शीरा पकामोंडनम। ठीक, जो ग्रेन जिसको मिल्क के साथ कुक किया गया है, सूरा एंड सोमा, ये दो चीजें जो है ये क्या करते थे? खाते थे। उसके बाद ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब उनकी हम रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में जो है बात करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद है इतना आपको जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया, कोई भी सवाल जो है वो अगर डाउट रेस होता है, तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आराम से बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसका जवाब दें। ठीक, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जब तक न्यू वीडियो नहीं आती तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।